तो प्रिज्म फॉर्मूले की बात आज करनी है। प्रिज्म फॉर्मूला आज डेराइव करेंगे। क्या क्या पता होना चाहिए जो न्यू स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है कहाँ कैसे बैंड होती है, जब डेंसर से रेयर में आती है तो वापस कहाँ कैसे बैंड होती है। और प्रिज्म क्या होता है, एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास इन जनरल मीडियम, ग्लास मीडियम होता है उसका। सराउंडिंग इन जनरल क्या होता है, तो प्रिज्म को जब हम लैब में यूज लेते हैं तो प्रिज्म कहाँ पर होता है, इन एयर। तो इन जनरल प्रिज्म कहाँ पर होता है, एयर में। बट अच्छे क्वेश्चन जब बनते हैं तो प्रिज्म को किसी लिक्विड में है ऐसा भी कहा जाता है। तो आज का जो टॉपिक होगा तो वो है प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला कुछ बात कर ली थी हमने इसके रिगार्डिंग या नहीं, नोट्स तो सेंड किए हुए हैं। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। डेविएशन एंगल क्या होता है थोड़ा सा बताकर फिर हम रे डायग्राम बनाकर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब प्रिज्म फॉर्मूला आ जाएगा तो उस प्रिज्म फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करेंगे फॉर अ थिन प्रिज्म। तो और नॉर्मली प्रिज्म कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से। क्रॉस सेक्शन कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर। बट अगर थिन प्रिज्म की बात करें तो थिन प्रिज्म में प्रिज्म एंगल कंपैरेटिवली छोटे हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल, in case angle is small, tan theta nearly equal to theta, sin theta nearly equal to theta, ऐसे चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डेविएशन एंगल की, फिर हम प्रिज्म फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो डेविएशन एंगल की एक बार तो बात हो गई थी मुझे जहां तक याद है। अगर कोई प्रिज्म है, लेट ए बी सी, दिस इज अ प्रिज्म, और प्रिज्म के ए बी सरफेस पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है सिंगल कलर की। अगर व्हाइट लाइट होती है तो प्रिज्म क्या कर देता है, उसका डिस्पर्शन कर देता है। 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, डिस्पर्शन 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है व्हाइट लाइट को। एक सिंगल कलर की लाइट इंसिडेंट करी, लाइट लेजर लाइट होती है रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, ऐसी सिंगल कलर की लेजर लाइट कुछ है। ओके, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, ये कहाँ से मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल से। सही बात, कहाँ से मेजर करते हैं इनको, नॉर्मल से। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट रे किसी पी पॉइंट से आ रही है, किसी क्यू पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है, तो क्यू पॉइंट पर फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। कहाँ से आ रही है, बाहर से, एयर से। और कहाँ जा रही है, ग्लास में। तो रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो हमें पता है कहाँ बैंड होती है, इस तरह से। और ये फर्स्ट टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो उससे पहले हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो अब कहाँ बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरह से चली जाएगी। तो पी क्यू लेट ये पॉइंट है कोई आर, और किसी एस पॉइंट से होते हुए निकल जाती है। तो रे का जो पाथ है पी क्यू आर एस, ये क्लियर दिख रहा है। एक्चुअल पाथ क्या है रे का, पी क्यू आर एस। इन द प्रेजेंस ऑफ एबीसीडी प्रिज्म द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे इज पी क्यू आर एस। अगर प्रिज्म नहीं होता तो पी क्यू रे सीधी निकल जाती। अगर प्रिज्म नहीं होता तो एयर मीडियम में पी क्यू रे सीधी निकल जाती। तो ये जो पाथ होता पी क्यू रे का, इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे, निकल गई एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे की डायरेक्शन को जब हम बैक इंक्रीज करते हैं, कोई ऑब्जर्वर है उसकी आई पर ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, तो उसको क्या लगेगा, पीछे से आ रही है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए हम इसको बैक इंक्रीज करते हैं। तो जब हम बैक इंक्रीज करते हैं तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट ओ पॉइंट, लेट दिस इज डी पॉइंट, जो नॉर्मल से एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना,
उस पॉइंट को मैंने डी नेम कर दिया। तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जिन्होंने कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किए थे, तो आप लोगों ने डी से यहाँ पर एंगल मेजर किए थे, डिफरेंट डिफरेंट आई के कॉरस्पॉन्ड आपने डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा किए थे। इस डेल्टा को, इस डेल को हम क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। और ये डेविएशन एंगल डिपेंड करता है, इस डेविएशन एंगल की वैल्यू वेरी करती है आई के साथ। और आई में, डेल में प्रैक्टिकली ग्राफ कैसा होता है? तो उस प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से ग्राफ हमें रिसीव होता है। कुछ याद आ रहा है कुछ बच्चों को? तो ये प्रैक्टिकली कैसा होता है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना। जो लॉजिक्स हैं वो तो जब हम डेरिवेशन करेंगे तब मिलेंगे। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डायग्राम है, प्रैक्टिकल ग्राफ है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा आते हैं, उसमें हम आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड डेल्टा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अचीव करते हैं और यहाँ पर प्लॉट करते हैं, तो हमें कुछ यू शेप का ग्राफ मिलता है। इस यू शेप के ग्राफ का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्ड डेल्टा की एक वैल्यू होती है। उस डेल्टा की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम। और जब डेल्टा मिनिमम होता है उस केस में आई की वैल्यू ई की वैल्यू सेम होती है। प्रैक्टिकली जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है, जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है उस केस में आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू ई के हो जाता है। रीजन, ये जो क्यूआर रे है ये बेस बीसी के पैरेलल हो जाती है। कब? जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है तो क्यूआर रे बेस बीसी के पैरेलल होती है और आई की वैल्यू ई के इक्वल हो जाती है। एक बात, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाता है। अगर ये R1 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट R2, लिखा है जस्ट सिंबल। तो R1 R2 इक्वल हो जाते हैं, आई ई के इक्वल हो जाता है। और क्यू आर रे बेस बीसी के पैरेलल होती है किस केस में? जब डेविएशन एंगल क्या हो? मिनिमम डेविएशन एंगल। अब डेविएशन एंगल होता क्या है? डेफिनेशन, तो डेविएशन एंगल होता क्या है? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ emergent ray, direction of incident ray and direction of emergent ray from the prism is called deviation angle produced by the prism. Deviation angle produced by the prism. तो ये जो deviation produce करता है इसकी वैल्यू प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, आई पर भी डिपेंड करती है। ओके, तो डेविएशन एंगल की बात हो गई और थोड़ा सा एडवांस बता दिया कि अगर डेविएशन एंगल मिनिमम हो तब क्यू आर रे बेस बीसी के पैरेलल होती है। ये एक फैक्ट है, बेस बीसी के पैरेलल होती है। और जैसा ही ऐसा होता है आई की वैल्यू ई के इक्वल, R1 की वैल्यू R2 के इक्वल होती है। ओके, अब हम अगर प्रिज्म फॉर्मूला की बात करें तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है पहले बता रहा हूं, फिर इसका प्रूव करेंगे। n इक्वल टू, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये एक्चुअल में n क्या होता है आपको पहले भी बताया हुआ, n क्या होता है? n2 अपॉन n1। तो यहाँ पर सराउंडिंग वाला मीडियम है, यहाँ पर अंदर वाला मीडियम है। तो ये n क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग में अगर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो n इक्वल टू क्या हो जाता है? n2 हो जाता है। कब? जब सराउंडिंग में एयर हो। बट जनरल अगर बात करें तो n क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, तो यहाँ n का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर एयर है तो ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, n2 मतलब n। ठीक है, ओके। तो एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ये ए क्या है? तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जिन दो फेसेस से रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में टोटल कितने फेस होते हैं? 5 फेसेस होते हैं, 5 होते हैं। 3D डायग्राम बताया था आपको,
याद आ गया ना। और प्रिज्म के जिन दो फेसेस से वन टाइम में रिफ्रैक्शन होता है, उन दोनों फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। जैसे ये ऊपर वाला फेस है और ये ए डैश बी डैश सी डैश नीचे वाला फेस है, तो ये जो एज है, देख रहे हैं ना, ये एज, ये किनका इंटरसेक्शन है? ए बी बी डैश ए डैश एक फेस, ए सी सी डैश ए डैश दूसरा फेस, उनका इंटरसेक्शन। और ये जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल, दो फेसेस के बीच का एंगल। और कौन से दो फेस? उन दो फेस जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन से दिख रहा है ए बी और दूसरा ए सी, तो इनके बीच का एंगल प्रिज्म एंगल होगा। अगर रिफ्रैक्शन ए बी और बी सी से होता तो फिर ये बी हो जाता प्रिज्म एंगल। तो जिन दो फेसेस से रिफ्रैक्शन होता है, वो दोनों फेसेस एक दूसरे से जितना एंगल पर इंक्लाइंड है वही क्या है? प्रिज्म एंगल। ओके, तो डेल्टा की बात हो गई, प्रिज्म एंगल की बात हो गई, एन की बात हो गई। इन तीनों पे रिलेशन क्या होता है? प्रिज्म फॉर्मूला। डेल्टा कितना लिया जाता है? डेल्टा की वैल्यू मिनिमम ली जाती है। अब देखिए, प्रिज्म फॉर्मूला डेराइव करने के लिए आपको कुछ ट्राइंगल्स, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ देखने हैं आपको। तो ट्राइंगल की नेमिंग मैं बोल रहा हूँ, वो देखिए आप, ओ क्यू आर दिख रहा है, एक ट्राइंगल ओ क्यू आर सभी को दिख रहा है। बिकॉज ये एंगल आई है, ये नीचे एंगल R1 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? तो देखकर पता लगता है कितना होगा, I माइनस R1 होगा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना अपनी? सिमिलरली ये कंप्लीट एंगल E है, ये R2 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? E माइनस R2। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, बट E माइनस R2 ये होगा यहाँ पर E माइनस R2, ठीक है। डेल इस ट्राइंगल का, यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल पूरा इस तरह से बनाऊं तो यहाँ O, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, इस एंगल को कहा मैंने I माइनस R1, इस एंगल को कहा E माइनस R2, और ये कितना है? डेल, ठीक है। तो डेल इक्वल टू क्या होगा? प्लस, आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, यस, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, है ना। एक बात, एक और ट्राइंगल हम लेंगे, पहले कुछ बता रहा हूं फिर हम सिस्टमैटिक चलेंगे। एक और ट्राइंगल है QDR, दिख रहा है QDR? QDR इस ट्राइंगल में सिंपल बात, R1 प्लस D प्लस R2 इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं? 180 डिग्री, सही बात है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल OQR। एक ट्राइंगल जो हम यूज लेंगे वो ट्राइंगल होगा QDR, और एक क्वाड्रिलेटरल हम यूज लेंगे, वो क्वाड्रिलेटरल है AQDR, दिख रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल AQDR। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है? सब जानते हैं, 360। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल D प्लस एंगल R इक्वल टू 360। इसमें से आप देखें Q एंड R 90-90 है, एंगल Q एंगल R, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? AQDR। तो ध्यान से देखें, A देन Q देन D देन R देन A, तो यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, सही बात है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के Q और R को देखें तो 90-90 है। तो इस तरह से आप देखें तो A प्लस D कितना बचेगा? सही बात, 90-90 हटा दिया 180, तो A प्लस D कितना हुआ? 180। अब इसको देखें, R1 प्लस D प्लस R2 इक्वल टू 180, A प्लस D इक्वल टू 180, दैट मीन्स R1 प्लस R2 इक्वल टू A, कैपिटल A, R1 प्लस R2 इक्वल टू A, सब्ट्रैक्ट कर देना, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो R1 प्लस R2 माइनस A इक्वल टू 0 आएगा, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A आ जाएगा। काफी काम आएंगे ये हमारे लिए। एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूँ, स्नेल्स लॉ, बताइए। Q पॉइंट पर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं? साइन I अपॉन साइन R1, देख रहे हैं ना डायग्राम में, इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, ये N2 अपॉन N1 हमारे लिए क्या है? N, जानते हैं आप। हाँ, अगर एंगल स्मॉल हो तब हम कहते हैं साइन I नियरली इक्वल टू I,
साइन आर नियर इक्वल टू आर, ऐसा कुछ। तो ये 4, एक तो ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल और स्नेल्स लॉ, इन चीजों को काम में लेकर अभी हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो थोड़ा बहुत तो मैंने रफली बताया, अब थोड़ा फेयर आपको क्लियर करते हैं, इक्वेशन नंबर देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये टॉपिक एक तरह से डबल बार रिवाइज हो जाएगा। तो मेरा एम यही है कि क्लास में यहाँ बैठे हुए आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो देखिए रे डायग्राम की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार आपको हाथ से बनाना ही पड़ेगा, देखकर कभी डायग्राम लर्न नहीं होते। थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि हाँ मैं कर लूंगा, बट एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। स्पेस चेंज कर लो, कुछ भी नहीं करा, स्पेस चेंज कर लो जल्दी जल्दी, यहां आ जाओ सबसे आगे। ओके, तो सबसे पहले जो ट्राइंगल आपको बताया था ना, ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, मतलब इस तरह से इसको देखना है कि जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, इरेज कर दूंगा, तो आपसे कहें तो आप भी बना दें, पूरा डायग्राम तो नहीं, डेरिवेशन पूरा कर दें। तो ट्राइंगल ओ क्यू आर में डेल इक्वल टू, डायग्राम देख लें ना, ट्राइंगल ओ क्यू आर, ट्राइंगल पर फोकस करें, और ई माइनस आर टू, सही बात। इसको हम थोड़ा सा सही करें तो आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, आर वन आर टू दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन लेकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर मैं ऐसा कहूं इफ डेल इक्वल टू डेल मिनिमम, याद आए कुछ? अगर डेल्टा क्या हो, डेल्टा मिनिमम हो, उस केस में, पर्टिकुलर केस में आई ई सेम होते हैं, R1 R2 भी सेम होते हैं। तो देखिए क्या लिखूंगा, डेल इक्वल टू 2i माइनस 2r1, कर सकते हैं, e के प्लेस पर i, R2 के प्लेस पर R1 होता है। यहां लिख सकते हैं इफ देन i इक्वल टू e एंड R1 इक्वल टू R2, ऐसा होता है। एक बात यहां से मैं चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, आगे काम आएगा। एक बात उसके बाद ट्राइंगल क्यू डी आर, इन ट्राइंगल क्यू डी आर, यस क्या कहा था, R1 प्लस डी प्लस R2 इक्वल टू 180। दो ट्राइंगल की बात हो गई, अब क्वाड्रिलेटरल का नंबर लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर क्या होगा, ए प्लस क्यू प्लस डी प्लस आर इक्वल टू 360। उसमें से क्यू आर ये दोनों 90 90 है, क्वाड्रिलेटरल देख लिए ना, ये डॉटेड लाइन क्या है, नॉर्मल, तो ए बी पर एक नॉर्मल है, ए सी पर दूसरा नॉर्मल है, इसलिए तो इसका मतलब a प्लस डी इक्वल टू क्या फाइनली मिलेगा, 180, इक्वेशन नंबर 3। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें 2 से, तो हमें मिलना क्या है, R1 प्लस R2 माइनस a इक्वल टू 0, दैट मीन्स R1 प्लस R2 इक्वल टू a। फिर आप कहेंगे एट डेल इक्वल टू डेल मिनिमम क्या हो जाएगा, 2R1 इक्वल टू a। आई थिंक समझ गए होंगे, अगर डेल्टा मिनिमम है तो होते हैं बराबर, तो R2 इक्वल टू R1 कर सकते हैं, तो 2R1 इक्वल टू a, दैट मीन्स यहां पर a कर सकते हैं। तो इसको भी एक इक्वेशन की तरह हम ट्रीट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर एक गड़बड़ है, जब आपने कह दिया डेल मिनिमम, तो यहां पर क्या लिखना है, डेल मिनिमम पर, है ना, बिल्कुल ठीक है। जब डेल था तब तो ये था, जब डेल्टा मिनिमम हो गया तब आपने चेंज कर दिया था। यहां से देखिए डेल मिनिमम इक्वल टू 2i माइनस ए लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, और i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से ही, तो देखिए i इक्वल टू a प्लस डेल मिनिमम बाय 2, देख रहे हैं ना,
2i इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम, आई इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2। इक्वेशन 4 से आपको क्या दिख रहा है, R1 इक्वल टू ए बाई 2, सही बात है। तो इक्वेशन 4 से तो आ जाएगा R1 इक्वल टू ए बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वेशन 5 से मुझे आई की वैल्यू मिल गई। तो जब मैं स्नेल्स लॉ यूज लूंगा, कहां पर, Q पॉइंट पर, R पॉइंट पर, कहीं भी, तो Q पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ यूज लें, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। R कौन सा है, R1, काम हो गया ना, I की वैल्यू R1 की वैल्यू। तो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 5 से आपको I की R1 की वैल्यू पुट करनी है और आपको क्या मिलेगा, प्रिज्म फॉर्मूला। और प्रिज्म फॉर्मूला भी उस स्पेशल केस में जब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मिनिमम। तो याद रह जाएगा, ट्रायंगल, देन क्वाड्रिलेटरल। और एम क्लियर होना चाहिए। देखो उल्टा आप सोचना है आपको, एम क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा उल्टा सोचना है कि इस फॉर्मूले में जब मैं आई की और R1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे इन सबको यूज लेकर फाइनली क्या पता लगाना है, आई R1, आई R1, सही बात है। तो ये कुछ एम होता है। अगर वैल्यू पुट कर दी, हमें रिजल्ट मिल गया। ये तो है एक जनरल फॉर्मूला किसी भी प्रिज्म के लिए, जब प्रिज्म एंगल ज्यादा हो तब भी ये काम करता है। अगर प्रिज्म थिन प्रिज्म हो, इफ एंगल ए इज स्मॉल फॉर अ थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है वो भी देखिए। अगर बहुत थिन प्रिज्म है तो थिन प्रिज्म पहले तो डेविएशन बहुत कम प्रोड्यूस करता है, डेविएशन कम प्रोड्यूस करता है, उसका एंगल बहुत स्मॉल होता है। तो हम कहते हैं फॉर अ थिन प्रिज्म साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 नियरली इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, एंगल आ गया ना, एंड साइन ए बाई 2 नियरली इक्वल टू एंगल ए बाई 2 फॉर अ थिन प्रिज्म। फॉर अ थिन प्रिज्म साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। अगर मैं इस कंडीशन को यहां अप्लाई करूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन ए बाई 2। और बताइए क्या होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं ना, ऐसा ट्रांसफर करें तो ए एन माइनस ए इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, ये भी ठीक है। डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू ए ब्रैकेट एन माइनस 1। तो दिस इज ऑल्सो प्रिज्म फॉर्मूला बट फॉर थिन प्रिज्म। तो जनरल फॉर्मूले के बाद आप थिन प्रिज्म के लिए प्रिज्म फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, और अ थिन प्रिज्म कहकर आपको इजी क्वेश्चन दे सकते हैं, और इससे तो क्वेश्चन सॉल्व होते ही है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है किसी के पास टेक्स्ट बुक, देखिए हो तो सेकंड पार्ट नहीं है, है ना। तो आपकी टेक्स्ट बुक का ही देते हैं तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो चैप्टर नंबर 9 में चैप्टर बड़ा है, एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी है।
ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, थिन प्रिज्म के लिए तो नहीं है। What angle should a ray of light be incident on a face of a prism for refracting angle 60 degree so that it just suffers total internal reflection at the other face? The refractive index of prism is 1.524. तो एक्चुअल में इसमें जैसे हमने पढ़ लिया ना, सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टीआईआर वाले कॉन्सेप्ट में चला गया। एक बात आपको बतानी थी, ये जो फॉर्मूला होता है ना स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये n क्या होता है, ये लीजिए n2 ओवर n1। अगर टीआईआर को आप पढ़ रहे हैं तो टीआईआर में फर्स्ट मीडियम डेंसर होता है, सही बात। टीआईआर कब होता है, जब लाइट कहां ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम, ऑलरेडी डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और सेकंड मीडियम जो हो वो रेयर हो। तो इसमें टीआईआर के केस में अगर टीआईआर होना है तो कौन डेंसर होगा, फर्स्ट मीडियम ही डेंसर मीडियम होगा, एक बात। और आईसी के कॉरस्पॉन्ड आर कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर क्रिटिकल एंगल हो तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। तो जैसे ही आप स्नेल्स लॉ में टीआईआर वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते हैं तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, देखिए n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आईसी, ठीक है, साइन आईसी। तो दो बातें ध्यान रखनी है, पहली, अगर टीआईआर का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई न्यूमेरिकल टीआईआर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है तो इसका मतलब फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम होगा, पहली बात। आर की वैल्यू आईसी के कॉरस्पॉन्ड, आर की वैल्यू 90 साइन 91। तो आपको दिमाग में ये ऐसा फॉर्मूला फटाफट क्लिक करना चाहिए, आपको आईसी की वैल्यू पता लग सकती है। आपसे इसमें शायद आईसी की वैल्यू पूछी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंड जस्ट रिफ्रैक्ट कर जा टीआईआर कर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पूछी और वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। जस्ट सफर्स टीआईआर, जस्ट सफर्स मतलब आईसी के कॉरस्पॉन्ड टीआईआर चालू हो जाता है फिर। ओके, तो कर सकते हैं इसको, व्हाट शुड बी द वैल्यू। बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। आप रेशो पता करके बैठ जाएंगे, साइन आईसी की वैल्यू तो आ जाएगी बट आईसी की कैसे आएगी, वो साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अटक जाए तो आपको क्या करना होता है, साइन आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स, और जो भी रेशो हो ना उसको तो सॉल्व करके एटलीस्ट आप रख दें। यहाँ तक हमारी एक रेंज होती है, लिमिट होती है हम लोगों की, और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए लाइक 1/2 1/√2 है ना, √3/2, तो आपको एंगल की वैल्यू पता है फिर, ठीक है। बट अदरवाइज आप इस तरह से लिख दें, दिस इज ऑल्सो अ मेथड, अ रूल। ओके, तो यहाँ पर प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तो नहीं मिल रहा, चलिए जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। एक क्वेश्चन फिर आप लिखिए, लिखिए, what should be the minimum deviation angle, what should be the minimum deviation angle of a prism in a liquid of refractive index, in a liquid of refractive index 1.25, of refractive index 1.25, if its minimum deviation angle, if its minimum deviation angle in air is, if its minimum deviation angle in air is 8 degree, 8,
if its minimum deviation angle in air is 8 डिग्री, है ना। इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको थिन के लिए नहीं कहा ना, लिख देना, लिख दिया क्या, व्हाट शुड बी द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ अ थिन प्रिज्म, लिखा ना, अ प्रिज्म ऑफ अ थिन प्रिज्म। तो डेविएशन एंगल की वैल्यू भी कम ही बताई है मैंने एयर में, 8 डिग्री, और आपको 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में मिनिमम डेविएशन एंगल क्या होगा ये बताना है। हाँ, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक और बात गिवन है, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, है ना। तो 2 स्टेप में काम होगा। प्रिज्म एक बार एयर में है, प्रिज्म एक बार उस लिक्विड में है, और एयर में मिनिमम डेविएशन एंगल गिवन है 8 डिग्री, उस लिक्विड में कितना होगा मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट काम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। थिन प्रिज्म के लिए इसको लेकर बैठ गए तो फिर बैठे रहो, इससे हो जाएगा थिन प्रिज्म से, है ना। ए की वैल्यू गिवन नहीं है, जरूरत भी नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन बनाते, कितना 16/15, बहुत कम हो गया, देखते हैं 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया है ना, अभी देखते हैं। ये 1.25 को आप 5/4 लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, 5/4 इजी हो जाएगा, रेशो करने में ठीक रहेगा। तो देखते हैं, और 1.3 को 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, सही बात है। और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सारे बता रहा हूं, ग्लास के लिए 3/2, लिक्विड के लिए 5/4, एयर के लिए 1, 3. हाँ ये सही लग रहा है, 3.2। कुल मिलाकर लिक्विड में डेविएशन एंगल कम तो होगा, अब देखते हैं कितना कम होगा। एयर में तो 8 डिग्री था, तो देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आप भी है ना थोड़ा, मतलब एक आपका एग्जाम कभी तो होगा, तो एक डेकोरम होना चाहिए कॉपी में लिखने का भी। रफ में आप कैसे भी करें, बट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि एग्जाम में कभी तो होगा, तो वहां आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। आप तो नहीं जाएंगे एग्जाम, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद एग्जामिनर के पास तो कॉपी जाएगी, वो कॉपी आपके बारे में सब कुछ बताएगी। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन हो पहले तरीके से लिख दे, देन जो फॉर्मूला आपको याद आए उसको यूज लेकर सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो क्या क्या गिवन है हमको, NL लिख देता हूं, लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, दैट मींस 5/4। ओके, ग्लास का, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 3/2। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे नहीं कभी आपको, आप ही को यूज लेना है। डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम किसके लिए, एयर के लिए 3। भाई देखते हैं ना, क्वेश्चन वहां तो नहीं था, अपन ने अभी जस्ट बनाया है इसको। तो एयर के लिए कितना है, 8 डिग्री, और क्या पता करना है, डेल्टा मिनिमम इन लिक्विड, लिक्विड में मिनिमम डेविएशन एंगल पता करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला भी आपके सामने है, अभी तो एग्जाम में यहाँ पर भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं। तो कब नहीं होती है, जब हम फॉर्मूले से फटाफट डेरिवेशन कैसे होता है पता है, तो हम वापस चेक भी कर सकते हैं। हाँ भाई, तो कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा शायद, कितना फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है, डेटा है, 2 स्टेप। वन टाइम द प्रिज्म इज इन एयर, एयर में है तो क्या होगा, चलिए हम करते हैं। When the prism is in air, क्या लिखें, डेल्टा मिनिमम इन एयर इक्वल टू ए, यहां n के प्लेस पर क्या लिखेंगे, Ng/Na-1। ये जो n होता है ना, ये n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। काम आ रहा है इंफॉर्मेशन। तो जब लेंस, जब प्रिज्म एयर में है,
Ng अपॉन Na, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं और इक्वेशन बनाकर छोड़ते हैं। 8a 3/2 -1 है ना, 3/2 upon 1 3/2, इक्वेशन 1। नाउ व्हेन द प्रिज्म इज इन लिक्विड, पहुंच गया लिक्विड में, तो कहां चेंज होगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो डेल्टा मिनिमम इन लिक्विड पता नहीं भाई, प्रिज्म डाइल्यूट कोई डिसॉल्व तो होता नहीं है लिक्विड में, तो ए उतना ही रहेगा, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में फॉर्मूले की बात करें तो Ng अपॉन NL, जब प्रिज्म कहाँ है, उस लिक्विड में। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें Ng पता है, NL भी पता है, तो A की वैल्यू ऐसी की ऐसी, Ng 3/2 NL 5/4। इसको थोड़ा बताइए कितना आ रहा है रेशियो, कैंसिल हो रहा है ना ये, 12/10 1.2 -1 0.2, भाई इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना, 0.2 आ रहा है, तो वही अच्छा है ना। तो A इंटू 0.2 डेल्टा मिनिमम इन लिक्विड, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 को डिवाइड कर दो 2 में, इक्वेशन 1 को डिवाइड में पहुंचा दो 2 के नीचे, ताकि हमें डेल्टा मिनिमम इन लिक्विड पता लग जाए। तो बताइए वही आ रहा है जो आपके आया था, कम आना चाहिए 8 डिग्री से बस। देखते हैं, डेल्टा मिनिमम इन लिक्विड अपॉन 8 इक्वल टू ए से ए कैंसिल 0.2 अपॉन, इसको सॉल्व किया किसी ने 0.5 है ना, 3/2 -1 0.5 0.5, तो एंड हो रहा है तो फिर डेल्टा मिनिमम इन लिक्विड तो कितना 1.6, ठीक है 16/5 3.2 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। देखिए भाई आ रहा है ना 3.2 डिग्री, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो जो फॉर्मूलाज आप जानते हैं, 2-3 स्टेप में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। आपको सीधा सीधा शायद ही दें कि आपको ए की और एन की वैल्यू बता दें और कहें डेल्टा एम पता करो, बट 2-3 स्टेप वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन शायद मिलेगा, या इसमें नहीं होगा, आई थिंक कहीं और मिलेगा। ओके, तो टाइम बताइए, है ना। आपको 2 टॉपिक और करना है इस चैप्टर में, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, देन टेलीस्कोप। तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी बात अभी यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए, ये D = 25 क्या होता है? D = 25 सेंटीमीटर क्या होता है? मिनिमम 10th क्लास में पढ़ते हैं ना बच्चे, ह्यूमन आई के लिए, थोड़ा बोले तो सही, किसके लिए? ह्यूमन आई के लिए, हमारे लिए मिनिमम डिस्टेंस होती है कुछ, उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, डिस्टिंक्ट विजन, कि 25 सेंटीमीटर तक आप क्लोज लाकर बड़ा देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हो सकता है जो सबसे पीछे बैठे हैं उनको छोटा दिख रहा हो, सही बात है। मैं इसको और पास लाता हूं तो और बड़ा दिखता है, लेकिन वही बात 25 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लोज लाऊंगा तो मुझे ब्लर दिखने लग जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा देखने की तो अंदर पेन होने लग जाएगा। कुछ बायोलॉजी वाले जानते हैं ना, जो ह्यूमन आई में लेंस है वो फ्लेक्सिबल लेंस है, उसमें दोनों तरफ कुछ मसल्स होती है जो उसको स्ट्रेच और कंप्रेस करती है। वेरिएबल फोकल लेंथ का लेंस होता है, कभी हम कहाँ देखते हैं कभी कहाँ, अलग अलग प्लेस पर फोकस कर लेता है लेंस। कुल मिलाकर ह्यूमन आई के लिए, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हम क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लगाते हैं वो आपको पता है, ऑब्जेक्ट लेंस के बाहर है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है ना, क्या होती है 25, मैग्नीट्यूड क्या होता है 25 सेंटीमीटर। हाँ, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें
तो ये जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं ये क्या करते हैं हमारे लिए, हम इनको यूज कब लेते हैं, क्यों लेते हैं? हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई छोटी कोई है बहुत छोटी है उसको बड़ा करके दिखा देता है, क्लियर है ना। तो कोई अगर दूर चीज है तो छोटी दिखेगी, उसको पास लाओ तो बड़ी दिख जाएगी, तो माइक्रोस्कोप की तो जरूरत ही नहीं है। हम तो माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं अभी, कल या परसों या कल ही आ जाएंगे टेलीस्कोप को। अरे मैंने बता तो रहा हूं ना कि आपको किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में बहुत छोटा दिखा हुआ तो पहले तो आप पास लाओगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट है तो 25 सेंटीमीटर तक पास लाकर आप बड़ा देख रहे हो, अभी वो आपको अभी भी छोटा दिख रहा है, फिर भी उसको और बड़ा देखना है, समझ रहे हैं ना। तो कुछ काम तो हम पास लाकर बड़ा करके देख लेते हैं, लेकिन बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट है तो फिर किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो थोड़ी कम होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बहुत ज्यादा होती है। बायोलॉजी लैब में जो बच्चे यूज लेते हैं ना, स्लाइड में कुछ देखते हैं बड़ा। ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो कोई बता सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। बचपन में आपने टॉयज में देखे होंगे, बच्चों के आते हैं ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, और एक्चुअल में वो क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ is used as a simple microscope, magnifying glass। तो सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन कब करता है? सेकंड बात, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है ये जस्ट अभी बताया, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन कब करता है? तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, एफ होता है, 2f होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एफ या 2f के बीच में कहीं आ जाए तब इस ऑब्जेक्ट की इनलार्ज्ड इमेज ऑब्जर्वर को दिखाई देती है। और ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए? अपोजिट साइड में। लेंस बीच में है, यहाँ ऑब्जर्वर है, और ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को बड़ा दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा। आपने देखा होगा जो वॉच मेकर्स होते हैं ना, भाई वॉच होती है उसके अंदर बहुत माइन्यूट मशीनरीज होती है, डायरेक्ट नहीं दिखती है, ठीक है। तो वॉच मेकर्स अपनी आई पर क्या फिट कर लेते हैं? एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक छोटा सा लेंस, और वॉच को फिर बहुत क्लोज लाते हैं। तो क्लोज क्यों लाते हैं? ऑब्जेक्ट जब तक लेंस के एफ और ओ के बीच में नहीं आएगा मैग्निफिकेशन होगा नहीं, इरेक्ट इमेजेस नहीं बनेगी। इरेक्ट अब कैसे बनती है? तो हमें पता है पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होती है? फोकस पॉइंट से। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, एक हो गई। दूसरी, जो रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट करती है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। इन दोनों रेज को आप ध्यान से देखें तो ये डाइवर्जिंग रेज हैं, रियल में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो रियल इमेज बनेगी नहीं। तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देता है वो देखिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में ऑब्जर्वर को इनके सामने आना पड़ेगा। तो बैक इंक्रीज करते हैं, तो बैक इंक्रीज करते हैं तब हमें क्या मिलती है? वर्चुअल इमेज। तो ये जो वर्चुअल इमेज बनती है ये इनलार्ज्ड होती है, बड़ी होती है, और कहाँ होती है? ह्यूमन आई से 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस पर होती है, तो क्लियर भी दिखाई देता है। और ऑब्जेक्ट अगर बीच में से लेंस हटा दें तो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, बहुत क्लोज है ऑब्जर्वर। इमेज थोड़ी दूर होती है, बड़ी होती है, क्लियर दिखाई देती है। तो मैग्निफिकेशन कब करता है कॉन्वेक्स लेंस? जब ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर फोकस पॉइंट के बीच में कहीं हो। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल, इनलार्ज, इरेक्ट। वर्चुअल, इनलार्ज, इरेक्ट। इरेक्ट इमेजेस वर्चुअल हुआ करती है, उनको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, ऑब्जर्वर को ही सामने आना पड़ेगा तब वो डायरेक्ट दिखेगी, स्क्रीन पर नहीं दिखती, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट तो दे दिया मैंने आपको। कल हम क्या करेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसकी मैग्नीफाइंग पावर, ये दो मेजर काम हम कल करेंगे, ठीक है। तो आपसे एडवाइस है कि प्रिज्म का थोड़ा सा डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू। Thank you, sir.